नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के साथ बात करते ही हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे पत्रकार हमारे सामने खड़े होते हैं, आपकी बातों से हमको कुछ सीखने को मिलता है, आगे पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपको, अब हम लोग क्या बताएं? नहीं, मुझे अपने से बड़े उम्र या फिर छोटे भी उम्र के लोग मुझे कुछ बताते हैं तो मुझे सीखने में, मैं उस मानसिकता हूँ कि मुझे सीखने की बड़ी उत्सुकता रहती है। मैं पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करें, 1 बच्चे को RSS कर दें। देखिए, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। आज के यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। जो नेता जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस प्रॉमिस के साथ रणनीति में, इस राजनीति में उतरा है, उसको पूरा करें। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने समाज को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करें। हम भी करने लगते हैं, उनके पास स्किल्स भी डेवलप होने लगती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको नीति से जोड़ा जाए, ताकि 33% तो एटलीस्ट रिजर्वेशन हो और महिलाओं की बात संसद में रखी जाए। मैम, सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है कि 90% बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊंगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो है, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा होते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है, और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। मैम, ये तो मीटू का भी दौर है, सेलिब्रिटीज अपनी बातें रखी हैं, तो इसका उससे क्या लेना देना है? सच्चाई जो उन्होंने बयान किया है, जो मीटू में जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने क्या बोला कि 90%, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ कि पप्पू यादव जी ने जो बोला वो तो मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। और आजकल हम ऐसे मामले, ऐसे दौर में हैं जहाँ पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कहीं पे बहुत सारे, मुझे मालूम है कि अभी हम एक ऐसे समय में जहाँ पे सोशल मीडिया भी बड़ा प्रबल है, तो क्यों ना जब किसी के अंदर कोई बात है, कोई किसी भी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, तो वो अपने पोर्टल पे रखता है, पब्लिक पोर्टल पे रखता है। तो उसकी पप्पू यादव जी की मानसिकता देखिए ना, कि उन्होंने एक तरीके से पूरा 90%, 90 में 10 ही अगर छोड़ ही दे, तो आप बोलिए ना 100% के ऊपर लालचन, तो 10% भी क्यों छोड़े? जब आपके घर में खुद एक महिला नेत्री है, तब आप कैसे उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं? संसदीय जानी चाहिए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। बस महिला संगठन से सिर्फ बात। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज गया जी में हम लोग एक प्रेस वार्ता के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, और खासकर जो भी हमारी साथ में, मैं खुद एक महिला नेत्री होने के नाते आप सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में जो माहौल था, और प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, सभी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा था 17 अप्रैल, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसकी अवहेलना की गई, और उसको बहुत बुरे तरीके से और अलग अलग तर्क वितर्क देते हुए ऑपोजिशन ने उसको काटा। और कहीं ना कहीं महिलाओं के हक की जब बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो उसको ठुकराया गया। और जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रही है कि संविधान की जीत हुई, तो क्या नारी शक्ति की हार संविधान की जीत हो सकती है? तो ये मेरे लिए बहुत, हम सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जितनी भी महिला नेत्री हैं, उन सभी के तरफ से आज का जो प्रेस वार्ता है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे। हम लोग एक तरीके से अपने हाथ में
दिवाली के लिए दिए जला करके, दिए जलाने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे, हाथ में दिया लिए, बाती लिए, लेकिन वो दिया जलने नहीं दिया गया। तो उस चीज़ का दुख भी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से इस पर बात उठे और महिलाओं के हक में फैसला लेने के लिए। अब तो जिस तरीके से ऑपोजिशन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता जग जाहिर कर दी है, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा और महिलाएं अपने तरीके से बदला भी लेती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने नारी विरोध में फैसला लिया और इससे नारी के सम्मान में भी ठेस पहुंची, अगर ये बिल पास होता तो जनगणना फिर डिलिमिटेशन के आधार पर सीटें बढ़ती, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाता और महिलाओं की भूमिका हमको संसद में देखने को मिलती। और अहम भूमिकाओं में नारी जो हमारी शक्ति है वो आगे आकर के अपनी बातों को रखती, महिलाओं के मुद्दों को संसद में उठाती। लेकिन जो जो प्लान्स थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो जो योजनाएं, जो जो नीतियाँ, सभी जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसको ठुकराया गया और उसको नेगेटिव वोटिंग की गई। तो इसके लिए हम सभी लोग आहत हैं और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग भी इस पर कुछ बोलें, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करें। जी जी। मैम आप बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान अपने चुनाव प्रचार में घूमी हैं, क्या वहाँ का माहौल है? मैं बंगाल चुनाव में जो मुझे पार्टी ड्यूटी दी गई थी उसके तहत मैं बंगाल चुनाव में 4 दिन रह कर के आई और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा देखने को मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी अग्रीमेंट दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बहुत स्नेह प्यार दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत समय से वहाँ पे एक ऐसा शासन चल रहा है जहाँ पे प्रशासन भी बेबस है, वो लोग कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, क्राइम होते हैं, क्राइम के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोलकाता, बंगाल की महिलाएं भी इससे त्रस्त हैं और आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वहाँ की बच्चियाँ भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स या फिर जो भी घटनाएं होती है उसको लेके वीडियोस बना के डाल रही है। किस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे बढ़ते जा रहा है, किस प्रकार से घुसपैठियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए वहाँ पे जगह दी जाती है और वही लोग फिर अलग अलग प्रकार के गलत कृत्य करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव के लिए सभी लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भरोसा जताया है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके चुनाव में अपना तैयारी भी किए और मुझे भी मौका मिला उन सभी के पास। पोस्ट भी डाला था कि वहाँ पर मैं असहज महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल, जब मुझे ड्यूटी दी जा रही थी मैं पहले महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र जाने के लिए बड़ी उत्सुकता थी मुझे और मैं गई भी तो बहुत अच्छे से और उसके बाद अलग अलग जगह जाके चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपको बंगाल जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे बंगाल नहीं जाना है। मेरा मन नहीं था, उतना मन मान ही नहीं रहा था कि मैं बंगाल जाऊं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे रोज़ आए दिन ऐसे वीडियोस देखती थी जहाँ पे लोग गाड़ियाँ तोड़ते हैं, शीशा तोड़ते हैं और एक तरीके से अटैक करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मुझे वहाँ की ड्यूटी ना मिले क्योंकि मुझे असहज महसूस हो रहा था वहाँ जाने का सोच के, इसीलिए। लेकिन वहाँ गई तो अपने पार्टी के लोग और लाइक माइंडेड लोग, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से उधर कंडक्ट करवाया। बंगाल की बात कर रही है तो वहाँ महिला ही सरकार है, आप महिला की बात कर रही हैं जी। और एक महिला जो है जिसे जितना अधिकार मिला तो उससे इतना आप त्रस्त हैं। मैं त्रस्त नहीं हूँ, भारत नहीं बंगाल त्रस्त नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकार मिल गया तो फिर क्या होगा? अब सुनिए ना, मेरी बात ये है कि वहाँ की महिलाएं खुद अपनी महिला मुख्यमंत्री से त्रस्त हैं और ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बोला कि किस प्रकार उधर बच्चियों ने अपना समर्थन जताया है कि हमको इस बार बीजेपी को वोट देना है। तो ये बात तो मैं तो बंगाल रहती नहीं हूँ, लेकिन बंगाल की बच्चियाँ जब खुद कह रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए, तब तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद वहाँ पे रह रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उधर महिलाएं खुद ऐसा बोल रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, तो ज़रूर कोई उससे भी बड़ी बात होगी। अभी आपने कहा कि बहुत आहत हैं तमाम चीजों को हवाला देते हुए बिल पास नहीं हुआ। ये चलिए पुरानी बात हो गई, अभी क्या नई बात, क्या इसमें हम लोग कैसे माने कि अब वो अपना संघर्ष मजबूती से रखेंगे? क्या कुछ प्लान है, कोई योजना आने वाले प्लान? क्योंकि मैं बिहार राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूंसी की विधायक हूँ और जितनी भी जगह अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने अपने आक्रोश प्रदर्शन किए हैं और मेरा आज आने का मतलब क्या था?
अगर मुझे बुरा लगा इस चीज़ को लेके, आगे भी हम लोग नए नए कदम उठाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं आज आई हूँ। वरना 17 अप्रैल के बाद तो अभी बहुत दिन बीत गए हैं, मैं कितने दिन के बाद आज यहाँ पे आई हूँ। इसे लगातार हम लोग चाहते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमको महिलाओं के प्रति वो आरक्षण चाहिए। और मैं अपने केस में बोलूँ, मैं खुद एक ऐसी महिला नहीं हूँ जो मैं चाहूँगी कि नहीं सिर्फ आरक्षण से ही महिला आगे बढ़े। मैं तो इस मानसिकता की भी हूँ, कहीं ना कहीं यही सोचती हूँ कि जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़े, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि अपने बिहार के अंदर क्या हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले देश में महिलाओं को जब पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया, देश में सबसे पहले वो चीज़ बिहार में देखी गई और फिर वो पूरे देश भर में लोगों ने अपनाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जब आप उस नीतियों से जोड़ते हैं तो एक गारंटी रहती है। और जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो हमारे संविधान में होता है कि जिनको मजबूती चाहिए, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि उनको एटलीस्ट एक स्तर तो मिले, एक ऐसा सीढ़ी तो मिले जिस पे चढ़ सकते। बाद में जा कर के तो बहुत सारे लोग फिर अपने आप उस तरीके से लड़ने